हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस में। और जैसा कि हमने एक नया विषय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू किया है, तो इसकी हम मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों की वीडियो बना रहे हैं, यानी प्री और मेंस दोनों की। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये पीसीएसजे में भी आता है, चाहे यूपी पीसीएसजे हो, बिहार पीसीएसजे हो, उत्तराखंड पीसीएसजे हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी हो। और दूसरा आपके एलएलबी और बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। तो जो बच्चे हमारे एलएलबी और बीएलएलबी के हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मैं 20 वीडियो बनाऊंगा मुख्य प्रश्नों की, उनमें से ही आपके 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक हमने 2 क्वेश्चन एक धाराओं के बारे में अलग आपको पढ़ा दिया था। कल जो बताया था वो ये बताया था प्रस्ताव क्या है, प्रपोजल। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, ये प्रश्न ये आ सकता है, प्रतिफल क्या है, इसके आवश्यक तत्व एवं अपवाद बताइए। तो देखिए क्वेश्चन कई तरह से घूम के आ सकता है। इसको क्वेश्चन को देखिए, समझ लीजिए। प्रतिफल क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रतिफल समझाइए। ठीक है, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। तो क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है, लेकिन आपको लिखना यही है जो चीज की आपको क्वेश्चन में इसके उत्तर में समझाई गई है। अब उत्तर में बताया गया है कि प्रतिफल को धारा 2D में परिभाषित किया गया है और इसके 5 ही आवश्यक तत्व हैं। पहला है वचनदाता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए प्रतिफल। दूसरा है वचनदाता के लाभ के लिए होना आवश्यक नहीं है। तीसरा, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। चौथा, प्रतिफल वैध होना चाहिए। पांचवा, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या दी गई है। तो प्रतिफल के बारे में कहा गया है कि संविदा, हाँ लास्ट में इसके अपवाद बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि प्रतिफल क्या है। तो प्रतिफल के बारे में क्या कहा गया, संविदा विधि में प्रतिफल का एक विशेष स्थान है। यह संविदा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कतिपय अपवादों को छोड़कर प्रतिफल के अभाव में किए जाने वाले करार शून्य होते हैं। वह प्रतिफल ही है जो पक्षकारों को किसी बात को करने के लिए अथवा न करने से विरत रहने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की सेक्शन 2D में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। उसमें क्या कहा गया है, यही चीज कि जबकि वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से विरत रहने का या करने का विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। लेकिन इनसे ही काम नहीं चलता है। बहुत से ज्यूरिस्ट हैं, विधि शास्त्री हैं, उन्होंने भी कंसिडरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे ब्लैक स्टोन है, इन्होंने कहा है प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा का एक पक्षकार दूसरे को देता है। मतलब ब्लैक स्टोन इसको एक मुआवजा मानते हैं जो एक पक्षकार दूसरे को देता है। कोलक के अनुसार प्रतिफल ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से मूल्य के लिए दिया गया वचन परिवर्तनीय होता है। न्यायमूर्ति पैटरसन के अनुसार प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य है। यह वादी को कुछ लाभ हो सकता है अथवा प्रतिवादी को कुछ अहित। ठीक। प्रोफेसर एंसन कहते हैं कि प्रतिफल वह वस्तु है जिसे किया जाए या जिसे करने का वचन दिया जाए और जिसको वचन ग्रहीता वचन के संबंध में करने को प्रवृत्त रहता है या सहन करता है। इस तरह से इनकी आप परिभाषाएं देखेंगे। एक्ट में देखेंगे 2D में जो कंसिडरेशन की परिभाषा दी गई है, तो 5 तत्व निकल कर आते हैं। पहला है कि वचनदाता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। यह है बेटा इसमें, वचनदाता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वचन ग्रहीता किसी बात को वचनदाता की इच्छा पर करे या करने से प्रवृत्त रहे। यदि वचन ग्रहीता वचनदाता की इच्छा के बिना अपनी ही स्वेच्छा से कोई बात कर लेता है या करने से प्रवृत्त रहता है तो उसे प्रतिफल नहीं कहा जाएगा। उदाहरण, ए बी से अपनी एक घड़ी 500 रुपए में क्रय कर लेने की प्रपोजल करता है। बी जो है 500 रुपए में उसे बेचने क्रय करने की अपनी सम्मति प्रकट कर देता है और क्रय कर लेता है। यहाँ 500 रुपए आ के लिए घड़ी का प्रतिफल है और बाका क्रय वचनदाता आ की वांछा पर आधारित है। ठीक।
लेकिन एक केस है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का। इस मामले में वादी ने जिले के कलेक्टर को खुश करने के लिए एक बाजार का निर्माण कराया। प्रतिवादियों ने, जिन्होंने बाजार में दुकानें किराए पर ली थी, वादी को यह वचन दिया कि वे बाजार में बिकने वाली सभी चीजों पर उसे कमीशन देंगे। यह भी निर्धारित किया गया कि कमीशन देने का वचन संविदा नहीं था, क्योंकि ऐसा केवल कलेक्टर को खुश करने के लिए किया गया था। बाजार की दुकानें वचनदाता और प्रतिवादियों के अनुरूप का परिणाम नहीं थी। दूसरा है कि प्रतिफल वचनदाता के लाभ के लिए होना आवश्यक नहीं है। यानी प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है कि वचनदाता के लाभ के लिए हो। किसी तीसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला वचनग्रहीता का कार्य भी पर्याप्त प्रतिफल माना जा सकता है। ठीक। तीसरा है प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक होना आवश्यक है, यह मात्र आभासी अथवा दिखावटी नहीं होना चाहिए। वास्तविक से अभिप्राय है विधि की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा वचन के प्रतिफल स्वरूप विवाह की संविदा करना एक मूल्यवान प्रतिफल है। इसी प्रकार किसी तीसरे व्यक्ति को वर्तमान संविदा के अनुपालन का वचन देना किसी अन्य संविदा के लिए एक अच्छा और विधिमान्य प्रतिफल हो सकता है। चौथा है प्रतिफल वैध होना चाहिए। यानी प्रतिफल का वैध होना भी आवश्यक है। बाद लाने से प्रविरत रहना किसी वचन के लिए विधिमान्य प्रतिफल हो सकता है यदि कतिपय दायित्वों का अस्तित्व विद्यमान है। पांचवा है प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल पर्याप्त अथवा अपर्याप्त कैसा भी हो सकता है। प्रतिफल की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता का विचार करना पक्षकारों का कार्य है, न्यायालय का नहीं। न्यायालय को तो केवल ये देखना है कि वह स्वैच्छिक है या नहीं। जैसे मान लीजिए किसी की 10,000 की वस्तु है, वो 2,000 में ही बेच देता है, लेकिन पूरे उसमें संविदा के आवश्यक तत्व हैं, तो ये माना जाएगा कि ठीक है भाई। न्यायालय का इसका मतलब नहीं है आप अपना घाटा कर रहे हैं या फायदा कर रहे हैं। न्यायालय तो ये है कि प्रतिफल के आवश्यक तत्व पूरे हो। ठीक। तो ये चीज थी इसमें। अच्छा, अब ये प्रतिफल के एक अपवाद, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम समझाते हैं। इसमें प्रतिफल के अपवाद भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए हम आते हैं धारा 25 पर। मैंने बताया वीडियो को आपको बहुत धैर्य पूर्वक देखना है, और कुछ काम भी करना है तो पॉज करके चले जाइए, उसको बंद करके और फिर आकर देख लीजिए। ये धारा जो है धारा 25 के ये क्वेश्चन धारा 25 के साथ पूरा होता है। अब धारा 25 में 3 तरह के अपवाद बताए गए हैं। इसी की धारा है धारा 25। तो ये 3 तरह के हैं। ठीक है। तो 25(1) में है, पहला बात यह है क्या प्रतिफल के बिना भी करार होते हैं। तो सामान्य यह है कि बिना प्रतिफल के करार कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। लेकिन धारा 25 में इसके 3 अपवाद बताए गए हैं। पहला है प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह। ये अपवाद है बेटा, प्राकृतिक प्रेम स्नेह। इसमें कहा गया है कि करार बिना प्रतिफल के होने पर भी शून्य नहीं होता है जब भी वह लिखित और पंजीकृत किया गया हो। लेकिन किसके हो, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के बाद। जैसे ए प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र बी को 1,000 रुपए देने का वचन देता है, बी के प्रति अपने वचन को का लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है, यह संविदा है। ठीक। दूसरा है 25(2), यह है स्वेच्छा से किए गए कार्य को क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा। यानी स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी स्वैच्छिक सेवा की हो तो वह यदि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रतिकर देने का वचन देता है तो ऐसा वचन बिना प्रतिफल के भी मान्य होगा। यानी खा की थैली का को पड़ी मिलती है, उसे उसको दे देता है, खा को 50 रुपए देने का वचन देता है, ये क्या है, ये भी एक संविदा है। यानी इसके अपवाद हम पढ़ रहे हैं। तीसरा है 25(3), यहां समय वर्जित ऋण है। यह है समय वर्जित ऋण।
तो ये कहा गया है 25(3) में कि कालावरोधित ऋण भुगतान करने का वचन बिना प्रतिफल के भी परिवर्तनीय हो जाएगा, बशर्ते परिसीमा अधिनियम द्वारा ऋण के भुगतान के लिए किया गया हो, पूर्णतः या अंशतः ऋण के भुगतान के लिए किया गया हो, लिखित एवं हस्ताक्षरित हो, उस ऋण के भुगतान के लिए किया गया हो जो यदि परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित न होता तो परिवर्तनीय होता। जैसे बी के 1,000 रुपए का द्वारा दे हैं, किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। ए उस ऋण के लिए बी को 500 रुपए देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है, यह संविदा है। तो ये आज की वीडियो में आपने एक पूरा पृष्ठ पढ़ लिया। प्रतिफल क्या है, इसके अपवाद, इसके आवश्यक तथ्य एवं अपवाद बताइए। तो आवश्यक तथ्य मैंने बता दिए थे, अपवाद दिए गए धारा 25 में, क्योंकि एक सामान्य नियम यह है कि बिना प्रतिफल के की गई संविदा शून्य होती है, लेकिन 25 में 3 अपवाद दिए गए, 25(1), 25(2), 25(3). 25(1) में कहा गया है यदि संविदा प्राकृतिक प्रेम और स्नेहबद्ध हो, लिखित एवं रजिस्ट्रीकृत हो। दूसरा है स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की आपने प्रतिज्ञा करी हो। तीसरा है समय वर्जित ऋण, लेकिन आपने लिखित दे दिया हो, तब भी ये माना जाएगा कि ये बिना प्रतिफल के भी करार वैध है। इस वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो पूरी ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।